हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। हमने कल पढ़ा हुआ था फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का प्रकाश का परावर्तन का भारतीय भवन बुक जो था उसमें के जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको सॉल्व किए थे। आज हम करेंगे और लोग का बुक जितना भी इसमें एडजेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को चालू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इसमें 40 से 45 वीडियो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव का और इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी फर्स्ट नंबर चैप्टर से प्रकाश के परावर्तन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सही कर कर आइएगा। तो इसी के साथ वीडियो को चालू करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी मतलब होता है केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो इसमें केवल काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में एक ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, पूरा काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनता है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दो समतल और उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो डी नंबर दिया हुआ है समतल तथा उत्तल दोनों में, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, समतल तथा उत्तल दोनों में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक होती है तथा सीधा होती है, वास्तविक तथा और उल्टा, आभासी तथा बराबर। तो समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब होता है, तो वहां पर सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे डी नंबर आंसर इसका हुआ, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब तथा बराबर। तो समतल दर्पण में वस्तु के आकार के ही प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है और बराबर प्रतिबिंब बनता है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन होगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये क्वेश्चन को कल ही हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो जो कल बनाए थे उसी में सॉल्व किया था। क्या होती है, आधी होती है। उसके बाद प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो विद्युत ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, परावैज्ञानिक तरंग का और पराश्रव्यक तरंग का। तो इसमें होगा बी नंबर ऑप्शन, विद्युत चुंबकीय तरंग का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र क्या होगा, 1 यहाँ पे देखिए डी नंबर आंसर होगा इसका, डी नंबर 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसका यही सूत्र होता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हमेशा पूछता है, यह VBI क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद कर लीजिएगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो F बराबर R/2। देखिए सी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी आप नोमेटोड करेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन, यह दर्पण सूत्र और गोलीय दर्पण के फोकसांतर के बीच वक्रता त्रिज्या के संबंध, F बराबर R/2, ये तो हमेशा पूछता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या दिया हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अवधारण तीर्णात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब, भी कल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। उल्टा होता है, सीधा होता है, सीधा होगा, उल्टा होगा, सीधा भी होगा, हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो देखिए इसमें एक लॉजिक से समझने की कोशिश कीजिएगा। पूछ रहा है गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अवधारण तीर्णात्मक होता है। तीर्णात्मक मीन्स होता है जी माइनस होता है, और धनात्मक मीन्स होता है प्लस होता है। तो ऋणात्मक देखिए माइनस कहाँ पे लगता है, अवतल दर्पण में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व कीजिएगा तो अवतल दर्पण में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो अवतल दर्पण में और माइनस का चिन्ह है, तो अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो माइनस के चिन्ह, तो यहाँ पे भी दे रहा है उल्टा प्रतिबिंब, तो यहाँ पे भी क्या होगा, उल्टा प्रतिबिंब हो जाएगा। माइनस ऋणात्मक पूछ रहा है तो उल्टा प्रतिबिंब हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है
अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, अपरवलिक दर्पण का सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो उसमें सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा होता है। तो मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा होता है, अवतल, समतल, उत्तल, इस में से कोई नहीं। तो मोटर गाड़ी या बाइक चलाते हुए देखे होंगे तो उसमें जो मिरर लगा होता है, कौन सा मिरर लगा होता है, तो उसमें उत्तल मिरर लगा होता है, क्योंकि वह वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उसमें उत्तल मिरर लगा होता है। तो उस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, सी। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, समतल और अवतल, उत्तल और अवतल। तो सर्च लाइट में देखिए, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए सर्च लाइट का प्रयोग किया जाता है। वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब सर्च लाइट में दिखाता है। तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी। प्रकाश की रेखा हमेशा, आपने रेजर लाइट को भी देखा होगा, रेजर लाइट आप जब जलाते हैं तो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, या कोई भी आप टॉर्च जलाते हैं तो वह सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और इसका प्रकार भी 2 होते हैं। आपको कोई क्वेश्चन अगर पूछ दिया प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें तो नियम दूसरा होता है और प्रकार दूसरा होता है। तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के प्रकार के 2 भी नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। छोटा प्रतिबिंब समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब ए और एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बना होता है, तो हमेशा समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल और उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद दिया है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। यहाँ पे इस तरह भी क्वेश्चन पूछ देता है, हजामिती में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो इसमें समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इसमें से कोई नहीं। तो हजामिती में या दाढ़ी बनाने में चेहरा वस्तु को बड़ा दिखाता है। तो इसमें कौन सा वस्तु के कौन सा दर्पण में वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। तो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है हमेशा। तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और दांत को दिखाते हैं
तो उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ थी दर्पण लगा होता है जिसके सहारे डॉक्टर ने आपको बड़ा सा छोटे से दांत को बड़ा करके दिखता है, तो उसमें वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब बनाकर दिखाता है। तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? तो अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में बराबर बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। गोलीय नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष और गोलीय दर्पण का द्वार अक्ष, इसमें से कौन सा कहलाता है? ऑप्शन बी होगा। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है वक्रता त्रिज्या। ऑप्शन नंबर बी होगा। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक और हर्षित, काल्पनिक और वास्तविक और हर्षित, काल्पनिक और हर्षित, वास्तविक और अवधारित और वास्तविक, काल्पनिक और अवधारित। मतलब हो रहा है वास्तविक और छोटा, वास्तविक, काल्पनिक और छोटा, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और बड़ा। अवधारित मिस होता है बड़ा, हर्षित मिस होता है छोटा। तो काल्पनिक और छोटा उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक और छोटा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, बटर पेपर। तो सर फर्स्ट नंबर इसका आंसर होगा पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश हमेशा पार कर जाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है दीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे होगा प्रदीप्त और दीप्त वस्तुएं को हमारी आंखें पूरी तरह से देख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का अवधारण तीनात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, आभासी और उल्टा। बिंब का आधार में तीनात्मक होता है तो आपको बताए थे हम, तीनात्मक होता है तो क्या होता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा उसका प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि वास्तविक कौन सा दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण में माइनस का चिन्ह हमेशा नोमेरिकल बनाते वक्त वस्तु दूरी या फोकस दूरी बनाते हैं तो माइनस का चिन्ह देते हैं। बेसी सबसे अधिक अवतल दर्पण में माइनस का चिन्ह लगता है, तो इसलिए उसमें तीनात्मक बोल रहा है। तो तीनात्मक में क्या होता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, इसलिए यह होगा वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर रखें खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है हमेशा वो सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, समतल या उत्तल, समतल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, समतल या उत्तल, इनमें से देखिए समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनता है तो वस्तु का हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो हमें उसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो उसमें भी सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए होगा ऑप्शन नंबर डी। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा ये सीधा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बोले सीधा प्रतिबिंब, इसका हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे,
दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो P तथा F के बीच होता है, तो मुख्य फोकस दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी, P तथा F के बीच। ध्रुव होता है P तथा मुख्य फोकस है P तथा F के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है? तो देखिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा तो काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है, समतल दर्पण द्वारा भी काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है, और अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी, उल्टा भी, हमेशा, सभी गलत हैं, इनमें से सभी गलत हैं। हमेशा उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि जिस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बनता है उसमें हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 27 नंबर, अवतल दर्पण में आधारित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहा जाता है, वस्तु को कहा जाता है? फोकस पर, फोकस के अंदर, फोकस वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वस्तु को कहा जाता है? फोकस के अंदर अवतल दर्पण में आधारित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को जाता है, कहा जाता है? फोकस के अंदर यहाँ पे रखा जाता है, फोकस के अंदर यहाँ पे कहा जाता है नहीं, यहाँ पे बुक में गलत दिया हुआ था, कहा जाता है, यहाँ रखा जाता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा हुआ है, कहाँ रखा जाता है दिया हुआ है, तो फोकस के अंदर रखा जाता है, थोड़ा सा इसीलिए रखा जाता है, कन्फ्यूजन हो रहा था उसी के लिए। अवतल दर्पण में आधारित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस पर, फोकस के अंदर, तो फोकस के अंदर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, परावैज्ञानिक तरंग, परासैनिक तरंग का। तो इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग का, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यह VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद कर लीजिएगा क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको हमेशा याद कर लीजिएगा। 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 10 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 10 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, 10 × 10⁸ मिलीमीटर प्रति सेकेंड। तो हमेशा याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर mm दिया होता है, मीटर किलोमीटर दिया होता है, इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। 3 × 10⁵ यहाँ पे m पर सेंटीमीटर, m पर सेकंड दिया हुआ है, तो इसको हमेशा याद रखना है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद दिया हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, औधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब में उल्टा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कौन कौन दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में।
तो उसमें काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु का आधारित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सभी दर्पण से। किसी वस्तु का आधारित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण में, सभी दर्पण से। तो इसमें पूछ रहा है आधारित वस्तु का आधारित काल्पनिक माने एक भी बन सकता है इसमें सभी दर्पण में। देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण में एक वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनबे करता है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनबे करता है। तो यहाँ पे सभी प्रकार के दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नियमित फोकस संभवतः है केवल उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, साधारण कांच में। तो हमेशा अवतल दर्पण में बनता है, हमेशा अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। वो कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर, वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। कौन सा दर्पण है जिसको निकट रखने पे सीधा प्रतिबिंब किंतु दूर रखने पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण। तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण में वस्तु को निकट रखने पे उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है तथा दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण में होता है। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। सीधा और छोटा बनता है तो वह कौन सा दर्पण है जिसमें सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में वस्तु का हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में वस्तु का हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसीलिए उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण होगा, बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, कहीं भी बन सकता है। ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव माने P तथा F के बीच हमेशा सदैव प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को अवशोषित करे, परावर्तित करे, अपरिवर्तित करे, परावर्तित या अपरिवर्तित करे। तो क्या करती है जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं? पर क्या करती है जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं? परावर्तित करे, पर जब वह वस्तु प्रकाश को जो परावर्तित करती है, लौटाती है, तभी हम उस वस्तु को, और सूर्य के प्रकाश से किसी वस्तु पर प्रकाश आकर टकरा कर और हमारे आंखों तक परावर्तित होती है तब हम उस वस्तु को देखते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, परावर्तित करे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। वास्तविक मतलब रियल प्रतिबिंब उसका नहीं बन सकता है। समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल तथा अवतल दर्पण में, सभी दर्पण में। तो कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अवतल दर्पण में तो काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब बनबे करता है, तो वह नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, ऑप्शन दिया हुआ है प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है, ध्रुव से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो हमेशा प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है। प्रधान अक्ष जो होता है उसके लंबवत हो जाती है। प्रकाश परावर्तन के बाद वो हमेशा प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो हमेशा नहीं, गलत हो जाएगा। वो हमेशा समतल दर्पण को हमेशा पर्दा पर प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण होगा। तो जो प्रकाश की किरण देखिए, एगो यहाँ पे जो आती है, यह किरण आ रही है तो यह 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो यह भी तो आपने आपको बताए हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो जब यह किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो यह भी किरण क्या होगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यह एंगल आई बराबर एंगल आर के नियम से यह प्रकाश किरण, आपतित किरण जब 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण भी 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी है। तो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे एक सूत्र होता है त्रिज्या, तो आर बराबर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर और एफ ज्ञात करना है। तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है r/2। तो आर कितना दिया हुआ है 32/2, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 16। तो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। तो यह प्लस में है तो 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो फोकस दूरी देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी यहाँ पे दिया हुआ है एफ बराबर 20 सेंटीमीटर और आर ज्ञात करना है। तो एफ बराबर क्या होता है r/2। तो एफ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और r/2। तो यहाँ पे भागा कर रहा है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 20 गुने 2 = r। तो 20 दूना 40। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 40। तो r बराबर कितना हो जाएगा, वो करता त्रिज्या बराबर 40। तो प्लस में 40 दिया तो 40 सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 40 सेंटीमीटर।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और एक भाई ने मुझे बोला था कमेंट करके कि मैथ का क्लास चालू कीजिए, तो मैथ का वीडियो कल से ही अवेलेबल होगा। ऑब्जेक्टिव जितना भी मैथ है आपको डीपली में समझाया जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम इस वीडियो में हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि यह न्यू चैनल है तो इसको सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आप जितना ही सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए उतना ही बेहतरीन वीडियो बनाकर अवेलेबल करेंगे हम। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।